नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियतोष आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल में जो है नॉट सो टेक। यहां आपको मिलेगी रोचक और तकनीकी जानकारी सरल शब्दों में। दोस्तों, आज का विषय वस्तु एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया में लेन देन करने का तरीका बदल रही है। ठीक उसी तरह से जैसे कि इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन के उपयोग करने के तरीके को क्रांतिकारी ढंग से बदल डाला। इन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देखिए और बताइए इनमें क्या समानता है। जी हाँ, ये सभी ब्लॉकचेन के उपयोग से जुड़े हैं। तो ये ब्लॉकचेन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, हम इस पर विश्वास कैसे करें और हमें यह कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। अच्छा मित्रों, आप ऑनलाइन खरीदारी तो करते होंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि आपके और विक्रेता के बीच में कई बिचौलिए होते हैं। अगर हम सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान लें तो हमारे धन और समय दोनों की बचत होगी, मगर क्या ये संभव है? आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी पसंद आई और आप उसे लेने के लिए विक्रेता के पास पहुंचे। सौदा तय हुआ, आप कीमत चुका के गाड़ी घर ले आए। मगर ये क्या, कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि ये गाड़ी तो एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। तो ऐसा कोई लेजर या ऐसा कोई रजिस्टर हो सकता है जिसमें पारदर्शी तरीके से इस गाड़ी का पूरा इतिहास फैक्ट्री से निकलने से लेकर आज तक का कहीं इस तरीके से लिखा हो जिसे छेड़ा ना जा सके? क्या ये संभव है? जी हाँ, ये सब ब्लॉकचेन से संभव हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित खाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसमें लेन देन का विवरण यानी कि रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस ब्लॉक बनाकर कड़ियों में जोड़े जाते हैं और इन ब्लॉक्स की कड़ियाँ कूट लेखन यानी कि क्रिप्टोग्राफी से जुड़ी होती हैं। इसको थोड़ा विस्तार से हम आगे देखेंगे, परंतु अभी मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अलावा ब्लॉकचेन में हमेशा टाइम दर्ज किया जाता है। ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ जोड़े जा सकते हैं। ब्लॉक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या लेन देन का विवरण है वो हर किसी को दिखाई देता है। उस विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। खाते का अपडेशन जो है वो कूट लेखन से यानी कि क्रिप्टोग्राफी से किया जाता है और ये सामूहिक सहमति और पुष्टि के बाद ही लेन देन को स्वीकृति मिलती है। तो ब्लॉकचेन में आपको मिलती है लेन देन की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, किसी प्रकार का कोई तृतीय पक्ष या कि थर्ड पार्टी नहीं होती। ये पूरी तरीके से इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो पारदर्शी होते हैं, यानी कि नेटवर्क पे जो भी है वो इन ट्रांजैक्शंस को देख सकता है, जांच सकता है। इसको देखना और जांचना बहुत आसान है और ये आपका समय और पैसा दोनों चीज़ें बचाता है। सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने या फिर व्यक्तियों के एक समूह ने सन 2008 में बिटकॉइन नाम की कूट मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया था। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन को एक विकेंद्रित खाते यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरह उपयोग में लिया गया था। तो आइए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या तो ब्लॉकचेन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड खाते के रूप में दिखाई देती हैं, उसमें और सेंट्रलाइज खाते यानी कि केंद्रीय खाते में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर पारंपरिक खाते यानी कि ट्रेडिशनल लेजर व्यवसाय, दफ्तरों या फिर बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह केंद्रीय होते हैं और इन्हें क्लाइंट सर्वर का नाम भी दिया जाता है। सर्वर यानी कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसके पास सारे अधिकार होते हैं और खाते की नवीनतम प्रति होती है। इसमें लेन देन दर्ज करने या जांचने का काम सिर्फ अधिकारी कर सकते हैं। यह काफ़ी हद तक विश्वसनीय होते हैं, परंतु इनमें
अनाधिकृत प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि इनको हैक किया जा सकता है। इसके अलावा सर्वर में जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उसे बदला जा सकता है या फिर मिटाया जा सकता है। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी कि सर्वर की या सर्वर से जुड़ी कोई भी खामी की वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाने की समस्या हो सकती है। विकेंद्रित खाते या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में बिना किसी सर्वर के सारी नोड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सभी नोड्स के पास समान अधिकार होते हैं, परंतु इनकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। इन सबके पास खाते की नवीनतम प्रति होती है और जैसा कि हमने पहले देखा, ये पारदर्शी होते हैं। इनमें लेन देन कूट लेखन से दर्ज किया जाता है और पुराने डेटा को बदलना लगभग असंभव है। आइए एक नज़र खातों के फर्क पर देखते हैं। दोस्तों आइए अब देखा जाए कि ब्लॉकचेन बनती कैसे है। पहले लेन देन की विनंती नेटवर्क पर रखी जाती है। लेन देन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मुद्रा, जमीन, घर, गाड़ी वगैरह। अब इस लेन देन को जांचा जाता है। यह कार्य खास नोड्स करती हैं जिन्हें माइनर्स कहा करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये नेटवर्क के मुनीम होते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि गणित का एक पेचीदा सवाल हल करने जैसा होता है और सामूहिक सहमति के बाद ही लेन देन स्वीकृत होता है। इस स्वीकृति के साथ ही लेन देन कूट लेखन के साथ नए ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मैं बार बार कूट लेखन यानी कि क्रिप्टोग्राफी का जिक्र कर रहा हूँ, तो इसके विषय में थोड़ा सी जानकारी हासिल करते हैं और ब्लॉकचेन में ये इतना महत्व क्यों रखता है ये देखते हैं। दोस्तों गूगल करिए SHA-256 जनरेटर का। अब जो साइट आपको अच्छी लगे उस पे जाके कोई भी स्ट्रिंग टाइप करिए डेटा के जगह पे, फिर उसका SHA-256 नोट करिए। अब उस स्ट्रिंग में कोई भी छोटा सा बदलाव करिए और फिर SHA जनरेटर करके देखिए, SHA-256 कोड अब बिल्कुल बदल गया होगा। दोस्तों आप डेटा के नाम पर पूरी की पूरी किताब रख सकते हैं और उसका SHA जनरेटर हमेशा वही का वही रहेगा जब तक कि किताब में कोई बदलाव ना किया गया हो। और दूसरी मजे की बात यह है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग का SHA हमेशा वही रहता है, परंतु SHA से आप ओरिजिनल स्ट्रिंग के बारे में पता नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसे हमारे ब्लॉकचेन को क्या लेना देना? तो दोस्तों ब्लॉकचेन के ब्लॉक में हैश को जिस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए ये रहा हमारा ब्लॉक n और ब्लॉक n-1 जो कि इसके ठीक पहले का ब्लॉक है। ब्लॉक n में ब्लॉक n-1 यानी कि इसके ठीक पहले के ब्लॉक का हैश कॉपी किया जाता है और उसी प्रकार से ब्लॉक n का हैश जो कि ट्रांजैक्शन और ब्लॉक n-1 का हैश मिला के बनाया जाता है, वो ब्लॉक n+1 में कॉपी कर दिया जाता है। ब्लॉक का हैश बनता है लेन देन और पिछले ब्लॉक के हैश को लेकर। इसके अलावा भी कई पैरामीटर्स होते हैं, परंतु उन पेचीदगियों में हम इस समय नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन में एक बार ब्लॉक बन गया फिर उससे कोई बदलाव संभव क्यों नहीं है। यहाँ हमने अपनी ब्लॉकचेन की एक कॉपी बनाई है। एक छोटा सा बदलाव ब्लॉक n के लेन देन में किया है। इसका असर यह होता है कि ब्लॉक n का हैश बदल जाता है, जो कि पिछले हैश से मेल नहीं खाता है और यह ब्लॉक गलत मान लिया जाता है। उसी प्रकार ब्लॉक n+1 भी गलत हो जाता है और उसके आगे के सभी ब्लॉक्स गलत मान लिए जाते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन को अपरिवर्तनीय यानी कि इम्यूटेबल कहा गया है। दोस्तों ब्लॉकचेन लगभग हर क्षेत्र में तेज़ी से उपयोग में लाई जा रही है और जल्द ही हर क्षेत्र में आप इसका कोई ना कोई उपयोग अवश्य देखेंगे। ब्लॉकचेन के कुछ उदाहरण देखते हैं। इनमें आप देखेंगे अनेक साइट्स जैसे कि हाइपरलेजर,
जो कि ओपन सोर्स का एक प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन्स को लेकर। इसको IBM सपोर्ट कर रहा है। उसी प्रकार से कोलू एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। क्रिप्टोकिटीज़ ये एक ब्लॉकचेन का गेम है। उसमें आप क्रिप्टोकिटीज़ को जमा कर सकते हैं और उनसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हजारों व्यवसाय में, बिजनेस में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होने लगा है। ब्लॉकचेन की एक बड़ी उपलब्धि होती है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दो पक्षों के बीच में एक करार है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे कॉपी हो जाता है। और इसमें जैसे ही पहले से तय की हुई शर्त पूरी होती है, ये करार अपने आप लागू हो जाता है। अब चूंकि यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी नोड्स पे कॉपीड है और इसको बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसको कोई भी पक्ष नकार नहीं सकता। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपने ब्लॉकचेन को सारांश में। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिजिटल लेजर है। इसमें रिकॉर्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। और कूट लेखन से इसकी कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।